माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन ही ये है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए, जिनको हम नेकेड आइज से ना देख सके, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, दो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ, हमारे बॉडी पर, हमारे बॉडी के अंदर हर जगह पाए जाते हैं। इनको आप कहीं पर भी देखोगे, अगर ऑब्जर्व करना चाहोगे आप किसी भी जगह की कोई भी मैटर को उठाकर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यू विल फाइंड मैनी माइक्रो। अब उसमें से कुछ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे आजकल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। यू नो द नेम, बता सकते हो, जिसकी वजह से आप घर पे बैठकर पढ़ रहे हो। दैट इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, द कोविड वायरस, जिसकी वजह से आप घर पर बैठे हो आज और स्कूल नहीं जा पाते, ट्यूशन नहीं जा पाते, प्रोबेबली खेलने भी नहीं जा पाते, तो दैट इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें नहीं पता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, बिकॉज नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते हैं। So many living organisms are present in soil, water, and air around us. Some of these organisms are so small that we cannot see them with naked eyes. We need a magnifying instrument called microscope to see these extremely small organisms. These extremely small organisms are known as microorganisms. बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देखना चाहें तो हमें एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हालांकि हम इनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये हर जगह पाए जाते हैं। सॉइल है आपके आसपास, वाटर है आपके, एयर है, हर जगह ये है। और इसमें से कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड को खराब करते हैं, जो हमारी तबीयत को खराब करते हैं, मींस वायरसेस एंड ऑल। तो सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। अगर हमें, हम पर कुछ अटैक हुआ है किसी चीज का, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसके काउंटर में कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उससे बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे फूड को खराब करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारे फूड को और अच्छा बनाने वाले भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। केक है और कर्ड है, पेस्ट्रीज वगैरह, ये सब किसकी वजह से हम खा पाते हैं? क्यों वो इतने फ्लफी बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले इंट्रोडक्शन, फिर देखते हैं कि क्या क्या काम है किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और कितने टाइप्स के होते हैं ये। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपने डेफिनेशन अभी मैंने बता दी है, और आपको भी पता है कि सॉइल, वाटर और एयर में हमारे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते नेकेड आइज से, हमें मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, इन एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को। और इन एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप ये भी लिख सकते हो। दोनों ही डेफिनेशन सही होंगे, आप पूरा ये लिखो या फिर ये लिखो, एक सिंपल सी डेफिनेशन। और यदि आपसे पूछा जाए, एमसीक्यूज में आता है, तो भी आपको इनमें से ही वर्ड्स चूज करने होंगे, कुछ वर्ड्स इन्हीं में से जंबल करके देंगे वो, तो आप उनमें से ही चूज करोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं या किन्हें कहते हैं। ठीक है। नाउ मेजर ग्रुप्स भी हम पढ़ेंगे इनके, कि जो हम, क्योंकि डीप थ्योरी में अभी नहीं जाएंगे, हम मेजर ग्रुप्स पढ़ेंगे, फिर उसमें सी साइंस है, साइंस में हम जो पढ़ेंगे अभी, आप 8th क्लास में जो पढ़ोगे, फिर उसको थोड़ा और डीप स्टडी 9th क्लास में कराया जाएगा, फिर उसको और डीप स्टडी 10th क्लास में। मींस अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये ओवरऑल टॉपिक है, एक मींस सिर्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको उनके नाम से, यस, उनके नाम को जानना है, आपके फेमिलियर होने चाहिए हो आपकी। अगर कोई नाम इनमें से सुनो तो आपको पता हो कि किस चीज की बात हो रही है। सो आर दे आवर फ्रेंड? यस दे आर। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस। फॉर एग्जाम्पल, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म like certain bacteria help in making curd, food products,
केक्स, चीज, ये सब बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हेल्प करते हैं मेकिंग ब्रेड्स, केक्स, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, विनेगर, मेडिसिन्स भी बनती हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये हमारी हेल्प करते हैं, फूड बनाने में भी, मेडिसिन में भी, और कुछ एसिड्स में भी, जो हम डेली यूज में अपने किचन में भी यूज करते हैं। एसिटिक एसिड बहुत आप लोग भी यूज करते होगे घरों में, आप चाउमीन बनवाते हो, नूडल्स बनवाते हो, उसमें बहुत डाला जाता है। मोस्टली चाइनीज फूड में इसका यूज किया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक, सिर्फ फूड के लिए ही जरूरी नहीं है, जो हमारी डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, एंड ट्रीज होते हैं जो कट डाउन हो जाते हैं, तो उनको, डेड प्लांट्स को, डेड ऑर्गेनिक, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करने में भी ये हेल्प करते हैं। आप देखते होंगे कि इफ सम एनिमल इज डेड, तो हम उनको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मिट्टी के अंदर हमेशा वो एनिमल की जो डेड बॉडी ऐसी पड़ी रहेगी, नो। वो डिकम्पोज हो जाती है धीरे धीरे करके। तो वो डिकम्पोज कैसे होती है? ये बैक्टीरियाज ही उसको डिकम्पोज करते हैं। तो उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि नेचर का बैलेंस बना रहे और जो नेचुरल वेस्ट है वो इकट्ठा ना हो। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ा था मैन मेड वेस्ट के बारे में, जो कि डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सी, नेचर जो भी चीज बनाती है उसको खत्म करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। वट एवर नेचर इज मेकिंग, चाहे वो प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, या कोई भी चीज है, उसको खत्म करने की कैपेबिलिटी भी नेचर के पास होती है। तो ये बैक्टीरिया उसमें हेल्प करते हैं। सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको काइंड ऑफ मिट्टी में ही, मिट्टी एंड गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो डेड बॉडीज एंड एनिमल्स के और डेड प्लांट्स के वेस्टेज होते हैं। सो इस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है, नेचुरल डिकम्पोजर्स। एंड वो क्यों है हमारे एक तरह से दुश्मन, क्यों है, या फिर हमारे लिए खतरनाक क्यों है? ये आपको इजीली पता है, बहुत अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा जो इनसे बीमारियां होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, चाहे वो कोल्ड है, मलेरिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर्स हैं, कोरोना है, सो दीज आर ऑल कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती है, ऐसा नहीं है कि सभी वायरसेस से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से भी होते हैं। सो दे आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे फोबी है। तो वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, we become aware of the presence of microorganisms through their actions like spoiling our food and causing diseases, है ना? हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके एक्शंस तो हम देख लेते हैं। अगर आप फ्रेंडली नेचर में देखें तो जो हम कर्ड जमाते हैं दूध में, आप थोड़ा सा कर्ड डालते हो, वो कर्ड क्यों डालते हो? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और जब आप दूध के अंदर वो कर्ड डालते हो, तो वो बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के टाइम पर उसमें से एसिड्स एंड गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से आपका दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है ना? सेम थिंग गोज विद पनीर जो होता है। एंड बेकिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं, उसमें भी बैक्टीरियाज हमारी हेल्प करते हैं, बट वो एक्शन हम देख सकते हैं। तो वी कैन नॉट सी बैक्टीरियाज, बट वी कैन सी देयर एक्शन। सिमिलरली, जो हमारे को वो हार्म पहुंचाते हैं वो भी हम देख सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं या फिर हमारा फूड खराब होता है, आपने देखा होगा फूड रखा रहता है तो कुछ देर बाद, गर्मियों में स्पेशली इस सीजन में, आप रेफ्रिजरेटर में नहीं रखोगे तो खराब हो जाता है। तो खराब होने का मतलब क्या होता है? खराब होने का मतलब यही होता है कि दैट फूड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ईटिंग। उसमें बैक्टीरिया इतने ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कि वो उसमें गैसेस एंड एसिड्स को सेक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो फूड खाने लायक नहीं रहता है। उसमें से स्मेल आने लगती है, रोट हो जाता है, उसमें फंजाई लग जाती है। ब्रैट्स में आपने देखा होगा कुछ
लगे हुए फंजाई है ना, ग्रीन कलर के और वाइट कलर के भी। सो उसको भी हम पढ़ेंगे। सो इस तरह से बैक्टीरियाज या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला देते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो वर्क ऑफ। काव्यांश ने बोला कि मैंगोज में फंगाई लग जाती है, तो यस वो भी एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है, वो हम पढ़ेंगे। फंजाई जो होते हैं, कुछ फंजाई हमारे हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ फंजाई हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ऐसा नहीं है सभी फंजाई हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम दीज ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। कुछ एक ही टाइप के बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंडली भी हो सकते हैं, हमारे लिए फो भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक कर्ड का ही मैंने उस दिन बोला था आपको कि कर्ड इस सीजन में नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि इस सीजन में बहुत ज्यादा उसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डेवलप होते रहते हैं। ह्यूमिड सीजन होता है तो बैक्टीरियाज की डेवलप करने की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप कर्ड को थोड़ी देर भी बाहर रखोगे तो वो बहुत खट्टी हो जाएगी। खट्टी होने का मतलब है उसमें बहुत ज्यादा एसिडिक फ्लेवर आ गया, या कह सकते हैं एसिडिक एलिमेंट आ गया उन बैक्टीरियाज की वजह से। तो आप उसको खाओगे तो यू में गेट सिक, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नॉशियस फील कर सकते हो। सो वही बैक्टीरिया है जिसने कर्ड बनाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी बैक्टीरिया ने उसको थोड़ा सा रून भी कर दिया, खराब भी कर दिया। डेट्स वाई हम हमेशा कर्ड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठंडी जगह रखते हैं, जिससे क्योंकि बैक्टीरियाज के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। कुछ बैक्टीरिया ज्यादा ठंड को नहीं सहन कर सकते, ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर सकते। दूध को उबालने का भी यही रीजन होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। अगर आप मिल्क को उबालोगे नहीं तो उसके बैक्टीरियाज खत्म नहीं होते, जिसकी वजह से वो फट जाता है या खराब हो जाता है, सौर हो जाता है। सो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरह से ये हमारे हेल्पफुल भी है, हेल्प भी करते हैं, और ये हमारे को हार्म भी पहुंचाते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई मेक आवर फूड गो बैड। फंजाई मोस्टली जो फूड खराब होता है वो फंजाई की वजह से होता है। आप बहुत दिनों तक ब्रेड्स वगैरह को रखोगे तो उस पर लग जाएगा, आप फ्रूट्स को रखोगे तो उस पर व्हाइट कलर का आपको एक क्या कह सकते हैं कॉटन जैसा सब्सटेंस दिखाई देगा, दैट इज ऑल्सो फंजाई। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिजीज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होते, आपको पता है एनिमल्स में भी होते हैं, ये भी पता है प्लांट्स में होता है। ये बच्चों कुछ बच्चों को नहीं पता होता, बट प्लांट्स में भी डिजीज होते हैं। और ये आपने क्रॉप वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सॉइल की इतनी ज्यादा हम देखभाल क्यों करते हैं, और क्रॉप के उगने के बाद उन पर डिफरेंट टाइप के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और स्प्रेज होते हैं वो क्यों डालते हैं, या फिर मैन्योर क्यों हम डालते हैं। तो वो सब चीजें भी किस लिए होती हैं? प्लांट्स की हेल्थ के लिए ही होती है। सो बैक्टीरियाज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स को, और कुछ प्लांट्स को। उनके बारे में भी पढ़ेंगे। द डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफॉइड, टेटनस, cholera, measles, chicken pox, smallpox, and AIDS, etc., are the caused by the action of various types of microorganism। ये इतनी सारी आप देख रहे हो यहाँ पर डिजीज, ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। बहुत सारी डिजीज होती हैं जो बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। सबसे कॉमन चीज है कॉमन कोल्ड, जो आपको बहुत होता है। मलेरिया भी बहुत सुना होगा आपने। स्किन इन्फेक्शंस बहुत सुने होंगे, मोस्टली स्किन इन्फेक्शंस फंजाई की वजह से होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। टाइफाइड भी आपने सुना होगा, टेटनस भी सुना होगा, कॉलेरा शायद थोड़ा कम सुना होगा, मीजल्स सुना होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स के बारे में भी सुना होगा। सो दीज आर ऑल एक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी वायरस इससे नहीं होते हैं। कई बच्चों को ये थोड़ा सा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग कि सभी जो हमारी डिजीज होती हैं वो वायरस इससे होती हैं। नो, सम ऑफ देम आर कॉज्ड बाय फंजाई, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। सम ऑफ देम आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज एज वेल, सम ऑफ देम आर कॉज्ड बाय वायरसेस एज वेल। सो अलग अलग टाइप की बीमारियां अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। किससे क्या क्या होता है?
वो आप फर्दर क्लासेस में इसमें भी थोड़ा पढ़ोगे और फर्दर क्लासेस में भी पढ़ोगे कैसे होता है। वो तो आप फर्दर क्लासेस में ही पढ़ोगे कि वो कैसे अटैक करते हैं, कैसे सेल्स को अटैक करते हैं, फिर सेल उनसे लड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी पर किसी ने अटैक किया और हमारे सेल्स न्यूट्रल पड़े हैं, नहीं, दे ऑल्सो अटैक ऑन दोज बैक्टीरियाज, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कई बार इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो उसको कवर कर लेती है, उस बैक्टीरिया उस आउटसाइडर बैक्टीरिया वायरस से कर लेती है। वो आप पढ़ोगे अर्चित नाइन्थ क्लास में। माइक्रोब्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो आपको पता चलेगा, सेल्स का पूरा एक चैप्टर है नाइन्थ क्लास में। थोड़ा सा आप अभी सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे और जो पूरा इंट्रोडक्शन है कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनते हैं सेल्स, वो आप टेंथ क्लास में पढ़ोगे। एक्चुअली नाइन्थ क्लास में भी आपको इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा। ठीक है। Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. फूड पॉइजनिंग के बारे में बहुत सुना होगा आपने। फूड पॉइजनिंग डेंजरस चीज है। समटाइम्स इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन समटाइम्स ये इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाती है कि ह्यूमन बीइंग कैन लॉस इट्स लाइफ। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी काम करते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम फो। सो दीज आर और कॉजेज जिसकी वजह से हम उनको फोब की कैटेगरी में भी रखते हैं। यस, आई कैन टेल यू कि कैसे बनते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस होते हैं, बट दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ योर क्लास। सो अगर हम डीप में गए तो मुझे नाइन्थ और टेंथ का पूरा कवर करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका टॉपिक ही रह जाएगा और बाकी के टॉपिक्स रह जाएंगे। सो बेटर कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ टाइटल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंट्रोडक्शन एंड वेदर दे आर फ्रेंड और फो, एंड वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कौन कितने टाइप्स के होते हैं, मेजर टाइप्स हम उनके पढ़ेंगे। सो मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स हैं ये कुछ मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ये ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लिख भी लेना, याद भी कर लेना। अगेन जब आप ये साइंस के कुछ भी स्लाइड्स देखते हो तो पेपर पेन लेकर बैठा करो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्क्रीनशॉट्स प्लीज उसको लिखा करो। लिखने से आपको बहुत अच्छा याद रहेगा और आपके पास एक नोटबुक होगी जिसमें से आप देख सकते हो बार बार। स्क्रीनशॉट्स आप ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन खराब हो गया, फॉर्मेट हो गया या समथिंग। यस तनीषा, हियर इट इज। सो अब आप में से कोई मुझे बता सकते हो कि फाइव मेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, ये चैप्टर स्टार्टिंग के फर्स्ट टर्म में ही आता है। किसी किसी ने पढ़ा है, किस किस के स्कूल में हो गया? चलो पहले ये बताओ, किस किस के स्कूल में ये हो चुका है चैप्टर? ओके अर्चित, आपका तो ये शायद आ भी रहा है ना अगस्त में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में। और कशिका, तो तनिष्का आप, सॉरी, काव्यांश आपका भी आ रहा होगा। तनिषा ओके गुड, कशिका ओके, तो सभी का आपका आ रहा है। यस काव्यांश। चलो, तनिषा हो गया। ओके। सो मेजर ग्रुप्स में हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तो यूनिसेल्युलर, एक मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्या होता है बताया होगा आपको, पता होगा यूनिसेल्युलर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूनिसेल्युलर? यस, यूनी का मतलब यूनिक, सेल्युलर मीन सेल वाला। सो यस, यूनिसेल्युलर वन सेल जिसमें एक ही सेल होता है। मल्टी सेल्युलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर या यूनिसेल्युलर? हम क्या है, सभी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या है, मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर। यस, दे आर ऑल मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल जो हम देते हैं वो किसका देते हैं, जो बहुत ही लेम है, जिसको हर कोई याद रखता है कि यस, बता सकते हो? यूनिसेल्युलर का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो छोटे छोटे बच्चों को भी नाम पता होता है। नो नो नो, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो मल्टी सेल्युलर। अमीबा, अमीबा का नाम सुना है सभी ने? अमीबा,
Yes, bacteria are also unicellular. Some of them are, some of them are not. So amoeba is the easiest example जब भी आपसे यूनिसेलुलर के बारे में पूछा जाए. एनीवे, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर. ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनका एक ही सेल होगा. नो, दे कैन बी ऑफ मल्टीसेलुलर cellular as well. So microorganisms are classified into five major groups. These groups are unicellular और multicellular होने के बाद में इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है उनको फाइव मेजर ग्रुप्स में सैग्रीगेट किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. बैक्टीरिया के बारे में आपने फूड प्रोसेसिंग में, मेडिसिन फील्ड में बहुत पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया. अनदर वन इज वायरसेस. इनके बारे में भी आपने बहुत सुना है. वायरसेस का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है. वायरसेस मीन्स हमारा दुश्मन. वेदर कंप्यूटर में वायरस आया है, कुछ भी खराबी हुई है तो वायरस आ गया. आपके फोन में कुछ खराबी हुई तो वायरस आ गया. आपकी बॉडी में कुछ खराबी हुई तो वायरस आ गया. सो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और कैसे होते हैं ये हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. किस किस को वॉइस नहीं आ रही है? अर्चित को मेरी वॉइस नहीं आ रही है. प्लीज एक बार कंफर्म कर दो इफ माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट. ओके, काव्यांश को ऑडिबल है. दैट इज अर्चित बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क इशू आई थिंक, है ना. चलो, आई होप अब क्लियर है. सो वायरसेस. नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ भी होते हैं. इसका नाम बहुत कम सुना होगा आपने. प्रोटोजोआस जो होते हैं, जो वाटर बॉडीज में बहुत मिलते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम. उसके बाद में फंजाई. इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, फंजाई जो होते हैं. और लास्ट में एल्गी. एल्गी के बारे में भी आपने सुना होगा, देखी भी होगी. सो इनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. बैक्टीरियाज क्या होते हैं? देखो, बैक्टीरियाज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. सबसे पहली बात तो बैक्टीरिया कुछ कुछ जो यहाँ पर आपको शेप दिखाई जा रही है, ये एक कह सकते हैं प्रोटोटाइप है. मीन्स यस, ऐसे दिखाई देते हैं. बैक्टीरियाज रॉड शेप टाइप के होते हैं, पर सभी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ये जरूरी नहीं है. सो ये एक्चुअली रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज हैं. सिंगल सेलुलर होते हैं. ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं. सो दीज आर सिंगल सेल्ड बैक्टीरियाज या सिंगल सेल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. बहुत छोटे होते हैं. इनकी सेल वॉल होती है, बट इनमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता है. सेल वॉल क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये आपको पता है नहीं पता है? पहले बताओ. न्यूक्लियस के बारे में पता है किसी को? पढ़ा तो होगा, आई एम श्योर, सेल्स के. ओके. ओके, मैं छोटा सा बता देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस. आपके कोर्स में जब सेल आएगा तब आपको बताया जाएगा, और नाइन्थ में पूरी डिटेल इसकी स्टडी होगी कि क्या होता है न्यूक्लियस एक्चुअली. सेल के बारे में तो पता है, सेल क्या होता है, व्हाट इज अ सेल, ये पता है सभी को? सेल क्या होता है? ओके, क्या होता है सेल? सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. यस. सो सेल, देखो सेल भी एक लिविंग थिंग की तरह ही होता है. ये सपोज करो सेल है, तो सेल का भी एक माइंड होता है. उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल को कहता है. एक्चुअली इसी के अंदर से सिग्नल्स आते हैं सेल को काम करने के लिए कि ये काम करो वो काम करो. तो इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है. अभी फिलहाल बस आपको ये पता रखना है कि सेल के अंदर एक ब्रेन टाइप होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. और सेल के चारों तरफ सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें किसी किसी में सेल वॉल होती है, किसी किसी में नहीं होती है.
किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। हमारे सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। यस अर्चित। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम, क्रोमोसोम्स, वो सब होते हैं, डीएनए एंड ऑल। तो वो आपको नहीं पता करना है, अभी नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ ये पता रखना है कि सेल होता है, सेल का जो ब्रेन होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है। उसी के अंदर से सिग्नल्स आते हैं करने के लिए काम। और सेल वॉल किसी किसी सेल में प्रेजेंट होती है, किसी किसी में नहीं होती है। किस में होती है ये आपको ध्यान रखना है, किस में नहीं होती है ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस इन क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि क्या बैक्टीरिया के सेल में वॉल होती है, क्या एल्गाई के सेल में वॉल होती है नहीं होती है, क्या न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो बैक्टीरिया है उसका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, मीन्स उसकी कोई शेप नहीं होती, वो ऐसे ही कह सकते हो नहीं होता है एक तरह से। उसकी जगह कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ना तो इसकी सेल वॉल होती है और ना ही, हाँ सेल वॉल, यस हाँ इसकी तो सेल वॉल होती है, सॉरी। इसकी सेल वॉल तो होती है बैक्टीरिया की, लेकिन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। मीन्स उसके सेंटर में कुछ ऐसे ही मैटर पड़ा होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आप कह सकते हो डू नॉट हैव अ ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मतलब नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर उसका न्यूक्लियस का नहीं है। तो इसमें दो चीजें आपको पता चली, सेल वॉल होती है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। ये दो चीजें याद रखनी है, आप इसको चाहे तो लिख लो। किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं अभी। सो बैक्टीरिया में सेल वॉल इज प्रेजेंट बट न्यूक्लियस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड, ये भी याद रखना है कि सिंगल सेल्ड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर, हर जगह। आपकी बॉडी पे इस वक्त आपके हाथों पे भी चल रहे होंगे, आपके आई लैशेस पर भी होंगे, हर जगह, इवन इनसाइड अवर बॉडी, हमारे स्किन पर, हर जगह पर आपको इस वक्त भी बैक्टीरिया की प्रेजेंस मिलेगी, और बहुत ही ज्यादा नंबर्स में। आप कभी डिस्कवरी चैनल की कोई वीडियो देखना, इफ यू यूज यूट्यूब, बैक्टीरियाज का एग्जिस्टेंस, तो आपको पता चलेगा कि जहां पर भी आप बैठे हो, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे, बहुत ही सारे बैक्टीरियाज हमारे चारों तरफ घूम फिर रहे हैं, हमारी बॉडी पे, स्किन पे, आपके हाथों के अंदर, आपकी फिंगर टिप्स पे, सब जगह इस वक्त बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, बॉडी के अंदर, आपके माउथ में। सो बैक्टीरिया हैव लार्जर देन, बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायरसेस से तो बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत छोटे होते हैं। मीन्स वायरसेस से बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें नेकेड आइज से दिख जाएंगे, वायरसेस बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनसे थोड़े से बड़े होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फीड भी करते हैं, मूव भी करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज में ये सारे काम होते हैं। वो अपने आप को फीड भी करते हैं, घूमते भी हैं इधर उधर, रेस्पायर भी करते हैं, रेस्पिरेशन होता है मीन्स, एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप ही अपने रेप्लिकास भी बनाते हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया, फिर ऐसे वो रिप्रोड्यूस कर करके लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बना देते हैं। सो दीज आर some properties of bacteria. Some of the human diseases caused by bacteria are cholera, typhoid, टीबी जिसको आप बोलते हो, ट्यूबरलोसिस, और डायरिया, कफ, फूड पॉइजनिंग, ये सारे जितने भी डिजीज हैं ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज जो है वो हमारे काम भी आते हैं। आप नाम बता सकते हो कुछ जो हमारे बैक्टीरिया जो हमारे काम आते हैं? राइजोबियम, एग्जैक्टली। व्हाट एल्स? ठीक है, चलो गुड। तो बैक्टीरिया की शेप्स के बेस पर इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी कुछ
कैटेगरीज होती हैं। यस। तो वो कैटेगरीज किस बेस पर रखी गई हैं? इनकी शेप के बेस पर। करेक्ट। दीज आर ऑल फ्रेंडली बैक्टीरिया। सॉरी। So on the basis of their shape, there are mainly three groups of bacteria. शेप के बेस पर उनके थ्री ग्रुप्स हैं। सबसे पहला तो देखो यहाँ पर ही आपको दिख रहे हैं थ्री टाइप्स के बैक्टीरिया। कौन कौन सी शेप के हैं? एक तो है स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, एक है रॉड शेप बैक्टीरिया जिसकी फोटो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखी थी, और एक है स्पाइरल स्पाइरल शेप्ड की बैक्टीरिया। स्पेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। इनकी शेप के बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है? इनके काम के बेस पर नहीं, इनकी शेप के बेस पर थ्री कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। स्फेरिकल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं एंड स्पाइरल होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बताना था मुझे, जो मैं बताऊंगा इस चैप्टर में, बट आपने सुना होगा आई एम श्योर। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यही फिक्स करते हैं। राइजोबियम जो होता है, जिसका नाम अभी आपने बताया अच्छे, राइजोबियम इज वन ऑफ द बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करके प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, प्लांट्स के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। यस, नाइट्रोजन इज गुड फॉर प्लांट्स। तो उसको फिक्स करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज, उनके नोड्यूल्स जो रूट्स के नोड्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम नाम का भी एक उनमें से होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है। तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे भी होता है। उनके जब डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन फिक्स होती है, जिसकी वजह से हम उन रिमेन्स को, आपने देखा होगा जब भी कोई डेड बॉडी होती है या फिर एनिमल्स डेड हो जाते हैं, उनको मिट्टी में इसीलिए दबाया जाता है जिससे कि वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद में उस डेड बॉडी की वजह से एक तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, ऊपर से वहाँ की मिट्टी फर्टाइल भी हो जाएगी। बट इट डजेंट मीन कि हम खेतों में जबरदस्ती डेड बॉडीज एनिमल्स की बरी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। क्या काम करते हैं ये आपको नहीं अभी पता करना है। टू मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो हमारे बहुत काम आते हैं, लैक्टोबैसिलस, दूसरा होता है राइजोबियम। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर यूजफुल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड लाइक कर्ड, केक्स एंड ऑल। यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आते हैं। सो ये बैक्टीरियाज के कुछ टाइप्स थे और थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन की किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब वायरसेस के बारे में। आपको ये डिजीजेस याद रखनी है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, एज आई सेड अर्लियर, कि सारी डिजीजेस जो होती हैं वो वायरस से नहीं होती हैं। वो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया से होती हैं या फिर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हो सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लिखने को आएगा कि बैक्टीरिया से होने वाली टू डिजीज, ह्यूमन बींग्स की डिजीजेस के बारे में बताओ, या बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल जो दो जो ह्यूमन बींग्स के हेल्प करते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी डिजीज होती हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, कौन से हेल्पफुल एक्टिविटीज हैं जो बैक्टीरिया हमारे हेल्प करते हैं डेली
टास्क में या फिर नेचर के रिसाइकलिंग प्रोसेस में। नाउ वायरसेस अगेन, वायरसेस हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या वायरसेस हेल्पफुल होते हैं? आर दे फ्रेंड्स? नो। ओके एंड यस, और वायरसेस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? आर दे अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? यस, एक्चुअली वायरसेस जो होते हैं वो शो कराते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जब तक उनको कोई सेल नहीं मिलता जिसके साथ में वो कुछ गेम ना खेले, या कह सकते हैं जब तक उनको होस्ट नहीं मिलता तब तक वो नॉन लिविंग ही होते हैं। आपने देखा है ना, इसमें कोरोना में आपसे क्यों बोला गया कि आप घर से बाहर मत निकलिए? क्योंकि वायरस है, वो नॉन लिविंग है। इट कैन नॉट मूव बाय इट्स ओन, अपने आप मूव नहीं कर सकता, नॉन लिविंग की तरह पड़ा होगा कहीं पर भी। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा, तब ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है अपने आप को और अपना काम शुरू कर देता है। सो इट इज नॉन लिविंग जब तक कि इसको कोई होस्ट नहीं मिलता। जैसे ही इसको होस्ट मिलेगा, कोई भी लिविंग सेल मिलेगा, ये उसके साथ में रिप्रोड्यूस अपने आप को करना, यानी कि लिविंग थिंग्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तभी ये सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया आपके लिए है, कि कांटेक्ट में ना आए, जिसको है, जिसके ऊपर वायरस है, एटलीस्ट उसके कांटेक्ट में दूसरा पर्सन ना आए, वो उसी के साथ में रहे, और उसी से उसको क्योर करने की कोशिश की जाती है। और क्योंकि ये नॉन लिविंग है, कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, तो इसको मारा भी नहीं जा सकता। वायरसेस को आप खत्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। जब जिंदा ही नहीं है तो किल कैसे करोगे? सो देयर आर सम क्योर्स। कैसे फिर इसको कंट्रोल किया जाता है वो आप फर्दर क्लासेस पढ़ोगे कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। बट फॉर नाउ आप यही समझोगे कि वायरसेस को हम ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही हम मार सकते हैं, बिकॉज ये कोई लिविंग थिंग ओन इट्स ऑन इट्स ओन नहीं है। ये कुछ वायरसेस के हैं फोटोग्राफ्स टाइप के, बट जरूरी नहीं है कि सारे ऐसे ही हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। सो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट organism, which may be animal, plant or bacterium. Viruses are much smaller than bacteria. सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है ये। दे आर नॉट, नहीं, दे आर नॉट नॉन लिविंग बच्चे, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग। दैट्स व्हाट आई सेड कि दे आर नॉन लिविंग। आप कह सकते हो कि वो तब तक नॉन लिविंग रहेंगे जब तक कि उनको कोई होस्ट नहीं मिलता, लेकिन जब उनको होस्ट मिल जाता है तो वो लिविंग थिंग्स की तरह ही एक्ट करते हैं। सो ना तो इन्हें नॉन लिविंग में कंसीडर किया जाता है, ना ही लिविंग में कंसीडर किया जाता है। अभी तक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, एंड नोबडी कैन प्रूव कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो दैट्स अ ह्यूज टॉपिक कि वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, कि उसमें उन्हें हम किस में कंसीडर करें। अलग अलग साइंटिस्ट इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम इसको किस कैटेगरी में रखें। इट्स स्टिल नॉट क्लियर, बिकॉज वही जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तब तो वो लिविंग है। लेकिन अगर लिविंग है, लिविंग थिंग्स की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है? जो खुद से मूव कर सके, है ना, जो खुद से खाना बना सके या खुद से अपने काम कर सके। बट इट डजेंट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जब ये खुद अकेला पड़ा होता है।
तब हम इसके साथ में ऐसी चीजें होते हुए नहीं देखते। ना तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अगर सिंगल बैक्टीरिया सिंगल वायरस कहीं पर है तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो वहां पर वैसे ही पड़ा रहेगा। उसके कांटेक्ट में अगर कोई लिविंग थिंग आ गई तब वो जरूर करेगा रिप्रोड्यूस। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग वाला जो फंडा है, कि ये लिविंग होता है या फिर नॉन लिविंग होता है, अभी तक क्लियर नहीं है। सो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तभी डेवलप होगा जब इसको कोई होस्ट का सेल मिलेगा, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो। Viruses do not show most of the characteristics of living things. They do not respire. सांस लेने वाला जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है इनमें, फीड नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, एक्सक्रीट नहीं करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल को, मूव भी नहीं करते हैं। तो दे जस्ट रिप्रोड्यूस। सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या होता है, ये सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी कब? जब ये किसी सिंगल सेल बॉडी में या सिंगल सेल के अंदर चले जाते हैं। दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस जब वो सेल के अंदर चले जाते हैं। तो अब आप बताओ खुद ही कि हम इसको किस कैटेगरी में रखें। इनका काम सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन बाकी इनमें से जितने भी काम लिविंग थिंग्स के होते हैं वो ये नहीं कर रहे हैं। तो हम इनको लिविंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि लिविंग थिंग्स की जो हमारी डेफिनेशन है उसमें ये सभी काम इन्वॉल्व होते हैं, कि वो रेस्पायर करते हैं, फीड करते हैं, ग्रो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, अपने आप घूमते फिरते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन वायरसेस क्या करते हैं, वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी कब? जब उनको कोई होस्ट सेल मिल जाता है तब। अदरवाइज वो काम भी वो नहीं कर पाते। तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डेट शोज की दे आर लिविंग, लेकिन बाकी काम नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि दे आर नॉन लिविंग। तो दैट्स वाई ये अभी आप क्लियरली जवाब नहीं दे सकते वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। आपको कहीं पर भी अगर ये लिखा मिलता है स्पेसिफिकली कि वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग, तो समझ जाओ कि वो फाल्स स्टेटमेंट है। आप मूव ऑन कर सकते हो, यू डोंट नीड टू सी दैट स्टेटमेंट। फाइन। दे कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। जब इनको किसी और ऑर्गेनिज्म का सेल के अंदर एंट्री मिल जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है। सो वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिजीज। जो वायरसेस होते हैं वो डिजीज के एजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे फ्रेंड तो हो नहीं सकते। वायरसेस कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन डिजीजेस जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, मीजल्स है, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी किससे होते हैं? वायरसेस से होते हैं। टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो कॉमन कोल्ड के हैं। कॉमन कोल्ड जो होता है वो वायरस से होता है, और HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यून डेफिशिएंसी सॉरी, HIV के बारे में आप सबने सुना होगा। सो दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। कॉमन कोल्ड कोल्ड जो होता है वो आप सभी को ही होता रहता है। और एक चीज याद रखनी है कि जो वायरसेस से डेफिशिएंसीज या जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उनको हम एंटीबायोटिक से खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एज आई सेड अर्लियर कि वायरसेस को मारा नहीं जा सकता है, तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए होते हैं। वायरसेस कैन नॉट बी क्योर्ड बाय, या सॉरी, किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई डिजीजेस को एंटीबायोटिक्स से खत्म नहीं किया जा सकता या क्योर नहीं किया जा सकता। तो आंसर वुड बी वायरसेस से। जितनी भी वायरल्स होते हैं उनको आप एंटीबायोटिक्स से खत्म नहीं कर सकते। आई डोंट हैव आंसर फॉर दैट अर्चित, बिकॉज अभी तो सब लगे हुए हैं। कोविड का वायरस कभी जाएगा या नहीं जाएगा अर्थ से, आई एम नॉट श्योर कि जाएगा। जैसे कोल्ड है, कोल्ड के साथ में हमारी बॉडी जो होती है ना, एक्चुअली बीमारी कोई भी कहीं नहीं जाती है, वायरसेस कभी कहीं नहीं जाते हैं।
हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है उस एनवायरनमेंट को, और खुद ही धीरे धीरे इतना इम्यून सिस्टम हमारा पावरफुल हो जाता है, हमारे एंटीबॉडीज जो होते हैं, एंटीडोप जो होते हैं, वो उससे लड़ना सीख जाते हैं, तो वो हमारे लिए कॉमन चीज बन जाती है। जैसे कॉमन कोल्ड है, हम कभी भी इससे डरते नहीं है, तो ये भी वायरस से होता है, लेकिन हम इससे डरते नहीं है क्योंकि कॉमन कोल्ड है, हमारी बॉडी में इससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट है, तो वो उससे लड़ते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि किसी को कोल्ड हुआ और उसकी डेथ हो गई या कुछ हुआ है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हर्ड इम्यूनिटी के, आपने वर्ड सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी होता है कि जब हम किसी एक चीज के साथ में बहुत दिनों तक रहते हैं तो हम इम्यून हो जाते हैं। कॉकरोचेस के साथ में आपने देखा होगा, मच्छर के साथ में देखा होगा, आप एक ही टाइप के अगर कॉकरोच स्प्रे यूज करोगे बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, तो आपके घर में कॉकरोचेस पर उसका असर होना बंद हो जाता है। उनका इम्यून सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो इम्यून सिस्टम उस स्प्रे का असर बिल्कुल खत्म कर देता है कि उनके ऊपर असर नहीं होगा। सेम थिंग गोज विद मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटोस। अगर आप गुड नाइट लगाए रखोगे, एक ही टाइप की गुड नाइट या कोई भी आपके जो मॉस्किटोस भगाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही टाइप के यूज करते रहोगे, तो आपके जो घर के आसपास के मच्छर है वो इम्यून हो जाएंगे, उन पे उनका असर होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसे अपने अंदर एंटीडोप्स, एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है कि वो उसको, उसका असर खत्म कर देते हैं। सेम थिंग गोज विद ह्यूमन बींग्स कि हम एक ही चीज के साथ में जब रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं बहुत दिनों तक, तो हमारी बॉडी के अंदर खुद से ही इतने सेल्स इंटेलिजेंट होते हैं कि वो ऐसे एंटीबॉडीज बना लेते हैं कि उसका ज्यादा असर फिर हम पर नहीं होता है। बट अभी ये स्टार्टिंग है, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको अडॉप्ट करने में, इस चीज के साथ में रहने में। बट यस, हो जाएगा। सो वायरसेस कभी कहीं नहीं जाएगा, वो तो यहीं रहेगा, बट हाँ उसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी अपने आप को रिफॉर्म कर लेगी उससे लड़ने के लिए। बहुत वंडरफुल चीज होते हैं सेल्स, बहुत ही काम की चीजें हैं, बहुत ही हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करने में हर चीज का जवाब होता है इनके पास। हर चीज को कैसे रिप्रोड्यूस करने से लेकर हमारी बॉडी को सेव करने तक सारे काम ये करती है, छोटी सी यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप डीपली जब पढ़ोगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इट्स लाइक अ मिरेकल, कि अपने आप ही कैसे कर लेते हैं ये सारे काम। दे आर ऑल्सो लाइक, दिमाग भी होता है उनके अंदर, फूड भी बनाते हैं, एनर्जी भी देते हैं, हमें दूसरों से बचाते भी हैं, वायरस के अटैक से, बैक्टीरिया के अटैक से, बहुत सारे काम करते हैं। सो वो सब धीरे धीरे आप 12th तक जाओगे तब तक काफी पता चल जाएगा, इफ यू आर प्लानिंग टू अडॉप्ट बायोलॉजी। अदरवाइज इतना तो पता चल जाएगा आपको 10th क्लास तक भी कि किस तरह से ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। एक्चुअली सेल के बिना कुछ भी नहीं होता है। सो वायरसेस को मैंने बताया डिजीज के एजेंट होते हैं, और बहुत सारी जो डेफिशिएंसी हैं ह्यूमन बींग्स की, वो वायरसेस की वजह से होती हैं। एचआईवी का बहुत याद रखना है कि एचआईवी या एड्स जो होता है वो किसकी वजह से, वायरसेस की वजह से होता है। ठीक है, एचआईवी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ये हो गया। चलो, नाउ आर वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज वायरसेस आर आउटसाइड द लिविंग सेल्स, जब तक लिविंग सेल्स के बाहर हैं, कहीं पर पड़े हुए हैं, वो नॉन लिविंग है, ना तो खुद से मूव कर सकते हैं और ना ही खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। But as soon as the virus enters the living cell of other organism, they start behaving as living things by carrying out the process of reproduction। सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग का कौन सा एक काम करना ये स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रोडक्शन का। ड्यू टू दिस रीजन वायरसेस आर सेड टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। दैट्स वाई जो वायरसेस हैं वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए हैं कि ना तो उनको लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज कर सकते हैं ना ही नॉन लिविंग थिंग्स में। दैट इज डिबेटेबल, कोई इसका परफेक्ट आंसर अभी नहीं दे सकता है। बॉर्डर लाइन पर है, आप उसको लिविंग थिंग्स में भी काउंट कर सकते हो बिकॉज दे रिप्रोड्यूस देयर themselves, और आप उनको नॉन लिविंग थिंग्स में भी कंसीडर कर सकते हो बिकॉज ना वो रिस्पायर करते हैं, ना मूव करते हैं, ना फीड करते हैं, ना एक्सीट करते हैं। सो वी कैन नॉट से दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, बॉर्डर लाइन पर है।
Viruses are the agent of disease. Viruses cause a variety of disease in human beings, other animals and plants as well. The human diseases such as common cold, influenza जिसको हम फ्लू बोलते हैं, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी किससे होते हैं? वायरसेस से होते हैं। ठीक है। नाउ एग्जांपल्स में मोस्ट कॉमन वायरसेस, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो कॉमन कोल्ड वायरस जो कि बहुत कॉमन है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरा HIV। इनके आप फुल फॉर्म लिख लेना HIV की। ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका काम क्या होता है? ये बॉडी में जाता है और इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके बाद में अगर आपको कोल्ड भी हुआ तो आपको कोल्ड रहेगा ही, वो खत्म नहीं होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैनमेड नहीं बच्चे, मैनमेड नहीं होते हैं, बनाए वो सेल से ही जाते हैं। यू कैन कंबाइन देम, बट अगेन कंबाइन करने के लिए भी जरूरी नहीं है कोई भी सेल किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है। सेल्स कैन नॉट बी मेड, और जब सेल्स नहीं बना सकते तो कोई आप ऑर्गेनिज्म भी खुद से नहीं बना सकते हो। यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय देम। उनको इनएक्टिव कर सकते हो आप, इनएक्टिव हो जाते हैं तो वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी आप सेल्स के बारे में जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि सेल्स खुद को ही सुसाइड बैग होता है उनके अंदर, जिससे वो खुद को खत्म कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, बट यू कैन नॉट क्रिएट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय योर ओन। अब आप कहीं पर पानी रख दो और एल्गाई उसमें उगाए तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने वो एल्गाई बनाई है ना। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन आपने नहीं बनाई, वो कैसे बनी? खुद से बनी, नेचर ने उसमें सेल्स डेवलप किए, उसके बाद में वो बने। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है। तो वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआज, एल्गाए और फंजाई के बारे में। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे कि फ्रेंडली कैसे हैं, मीन्स किस किस चीज में ये काम आते हैं। बहुत सारी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जिसमें ये काम आते हैं, जिससे हम इनके एंटीडोप्स, जैसे कोरोना का भी है, कोरोना के एंटीडोप में आपने देखा होगा क्या होता है, कोरोना के इनएक्टिव सेल को हम एक वायरस को बॉडी में भेज देते हैं जिससे कि हमारे सेल उसे पहचान सके, और फिर जब एक्टिव वाला सेल आए, सॉरी वायरस आए, तो उसको वो मार गिरा सके। कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कल मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। मैथ्स की क्लास में आने से पहले प्लीज वो क्वेश्चंस कर लेना जो मैंने पोस्ट किए हैं।